अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज DGISPR ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ और इमरान खान को लेकर सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं उनका जवाब फ़ौज ने अपने तरीके से दिया और अपना इरादा और माइंडसेट बताया कि वो दहशतगर्दी की जंग को किस तरह हैंडल कर रहे हैं और जनरल फैज़ का FGCM यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किन लाइंस पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। 12 अगस्त 2024 को ISPR की जानिब से जारी करदा इलामिये में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के हवाले से बताया गया था। अप्रैल 2024 में पाक फ़ौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। ठोस शवाहिद पर मुबनी तफसीली इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और ये कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। पाकिस्तान तो क्या, इवन हिंदुस्तान के तमाम एनालिस्ट और TV चैनल्स सिर्फ और सिर्फ जनरल फैज़ और इमरान खान के तल्लुक़ में इंटरेस्टेड हैं। किसी पाकिस्तानी को दहशत गर्दी की जंग और वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फेलियर जिसको DGISPR ने हाईलाइट किया, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तानी कौम को हर वक्त मिर्च मसाला चाहिए और फिर तमाम TV चैनल्स और एनालिस्ट भी वही चूरन डिस्कस करते हैं और बेचते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। किसी ने नहीं पूछा कि KPK और बलूचिस्तान में ही क्यों हिंदुस्तान, इसराइल, अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान दुश्मन हैं पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। किसी ने नहीं पूछा कि अगर KPK और बलूचिस्तान में अमन होगा, डेवलपमेंट होगी, तो उसके क्या असरात पाकिस्तान की आवाम और वहाँ के लोकल्स पर होंगे। किसी ने नहीं पूछा कि बलूचिस्तान और KPK की हुकूमत, लोकल लीडरशिप और वहाँ के सरदार साहिबान सड़क, हस्पताल, फैक्ट्री, स्कूल और कॉलेज क्यों बनने नहीं देते। क्यों DGISPR ने इन लोगों के फेलियर्स को हाईलाइट किया है। नेशनल एक्शन प्लान, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान और अब अज़्म इस्तेहकाम के नाम से एक डॉक्यूमेंटेड शक्ल में भी मौजूद है। इसके अंदर जो काइनेटिक एक्शंस हैं, जो फ़ौज पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के काम है, वो भी एक मरबूत हिकमत अमली के तहत किए जाते हैं और वो उसके 4 फेजेस हैं: क्लियर, होल्ड, बिल्ड एंड ट्रांसफ़र। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का ये भी एग्रीमेंट है कि इसको मुकम्मल होने की ज़रूरत है और इसमें जो लीड है दैट इज़ विद द लोकल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्योंकि उसमें आके उन्होंने वहाँ पे सेहत के, तालीम के, रोज़गार के, सोशल इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स लाने हैं ताकि आवाम को जो सा है एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ किया जाए। चूँकि वो बिल्ड और ट्रांसफ़र का फेज़ मुकम्मल नहीं हो रहा, तो उससे हो ये रहा है कि हुकूमत की जो अजारादारी है उसका जो इन्हिसार है, मेन इन्हिसार, वो फ़ौजी ऑपरेशंस में रह गया। इन इलाकों में हुकूमत की इजारादारी का ज़रिया ये फ़ौजी ऑपरेशंस नहीं हो सकते खाली, और उसकी वजह से दूसरा ये हो रहा है कि कई इलाके ऐसे हैं जिनको हम बार बार क्लियर कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का काम है कि सिविल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम बाय करके देना और उस टाइम में नाहल, जहल और करप्ट सिविल गवर्नमेंट जितना पैसा और रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट के लिए मिलते हैं खा पी जाती है और सोने पर सुहागा ये कि अपना खाया पिया फौज के ऊपर डाल देते हैं और अवाम को ये कहकर बेवकूफ़ बनाते हैं कि जनाब जर्नैल खा गए, लुट गए, ओ जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इन नटशल जो आपने बात की, और बिल्कुल आपका जनवन सवाल है कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
کہ اٹ از بیکاز کہ کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے, بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا انتظار ہے اور بڑے عرصے سے انتظار ہے. میں نے بھی جب ہوش سنبھالا تو میں نے یہ سنا کہ جناب فوج کھا گئی, لٹ گئی, ملک کا 75% بجٹ تو فوج کھا جاتی ہے. ہندوستان اور پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ جو بہت مشہور ہے کہ جناب ملک کے لیے فوج ہوتی ہے, یہاں تو فوج کے لیے ایک ملک ہے. جناب لمز کے ایک پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ میں بجٹ پر کیا بات کروں, 80% تو پاکستان کی فوج کو چلا گیا, بقایا 20% بھی وہی لے لیں, میں ان 20% جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اس پر بات نہیں کروں گا. 2022-23 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا پاکستان کا وہ جی ڈی پی کا 1.9% تھا. یہ جو رواں سال ہے اگلا سال 23-24, اس میں ہر سال ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہے نا, اس میں لیکن جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ گھٹ کے 1.7% ہے. تو وی آر سیلف دی ڈیفینس فورسز آف پاکستان ہیو ریڈیوسڈ دیئر ایکسپینڈیچرس. اگر ہم خالی اس وقت فوج کی بات کرتے ہیں, پاکستان فوج کی بات کرتے ہیں, تو پچھلے مالی سال کے اندر 100 ارب روپیہ تو اس فوج نے ہارڈ کرنسی جو سی ہوتی ہے وہ جمع کرائے ٹیکسز میں اور ڈیوٹیز کی مد میں. اور جو ہمارے رفائی ادارے ہیں, ذیلی ادارے ہیں, 260 ارب روپے انہوں نے جمع کرائے. اس کے اندر آپ کی فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب روپے, ڈی ایچ ایس نے 23 ارب روپے کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز, این ایل سی نے تقریباً 3.5 ارب روپے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے تقریباً 3 ارب روپے, اور باقی سب نے تو وہ ملا کے 260 ارب. اور کلی طور پہ تو فوج اور اس کے جو ادارے ہیں, ذیلی ادارے, رفائی ادارے, 360 ارب روپے کی خطیر رقم تو صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کریں. اس وقت ہندوستان, پاکستان تحریک انصاف اور تمام ملک دشمن عناصر کا ٹارگٹ صرف اور صرف پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی ہے, جو ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. ڈی جی آئی ایس پی آر کے باقی پوائنٹ پر اگلے ولاگ میں بات کریں گے. اس وقت تک اجازت. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.